हेलो स्टूडेंट्स, हाय, क्या हाल चाल है। चलिए आज हम लोग एक नई चीज़ शुरू करते हैं। आपके बोर्ड कक्षा 10 में जो पिछले सालों में पेपर आए हुए हैं उनका हल हम लोग जो है करना सीखेंगे आज। ये देखिए अनसॉल्व्ड पेपर आपको दिख रहा होगा। ये अनसॉल्व्ड पेपर है साइंस का, क्लास 10th। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ये क्लास 10th साइंस। इसमें आपको ढेर सारे प्रश्न दिए गए हैं, प्रश्न पेपर हैं। ये देखिए ये तो ये पेपर है जो पिछले साल में आया था 2022 में। तो 2022 में, फिर उसके बाद 2021 में, ऐसे करके ढेर सारे 2014 तक के प्रश्न हैं। तो इन प्रश्न जो पेपर आए हुए हैं, जो इसमें प्रश्न पूछे गए हैं, इनमें से हम लोग इन प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। जो भी आप लोग कक्षा 10 में पढ़ चुके हैं साइंस में, उसको हम लोग प्रश्न के माध्यम से इसको देखते हैं कि आप लोग कितना हल कर पाते हैं। तो आज हम लोग इसका देखिए पेपर जो है पहला यहाँ पे लिखा गया है ना, 2022 मतलब सन 2022 का ये पेपर है। उसमें सेट नंबर 1 है और उसमें से ये मॉडल पेपर का मॉडल होता है। 8 मॉडल बनते हैं, उसमें से ये पहला मॉडल है 824, जिसका ये मॉडल नंबर लिखा गया है BG। तो इसमें हमने जो है बहुविकल्पी प्रश्न, ये जो पहले प्रश्न दिए गए हैं 4, ये देखिए आपको दिख रहे होंगे। ये प्रश्न नंबर 1, इसमें बहुविकल्पी क, ख, ग और घ, इसको हमने पिछले लेक्चर में कर लिया था। इसका वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड है, आप उसको देख सकते हैं। इनके आंसर जो होंगे, हालांकि एक बार हम इसको मैं और बता देता हूँ। जिसे इसमें बोला है कि वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक अधिकतम होता है, तो इसका आंसर होता है हीरा। ये हीरा हो जाएगा। दूसरा प्रश्न बोला है कि निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए चश्मे प्रयुक्त होना चाहिए। क्या प्रयुक्त होना चाहिए? तो इसके लिए अवतल लेंस होता है। और तीसरी इसमें बोला है चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं, सदैव समांतर होती हैं, एक बिंदु पर मिलती हैं, एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, परस्पर काटती हैं। तो इसका आंसर जो है ये तीसरा सही है। और ये चौथा जो प्रश्न है बहुविकल्पी का, इस अगर फाई का चुंबकीय फ्लक्स हो, बी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हो और ये अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल हो, तो इनमें से कौन सा संबंध सही है? तो इसमें से ये पहला संबंध जो है वो क्या है, बिल्कुल सही है, B=φ/a। तो ये हम लोग जो है पिछले लेक्चर में कर चुके थे, हालांकि हमने रिवीजन कर लिया जल्दी से। अब देखिए ये प्रश्न नंबर ये जो 2 है, ये 2 नंबर 2 में देखिए आपको इसमें 2-2 नंबर के मार्क्स हैं। यहाँ पे देखो मार्क्स दिखाई दे रहे हैं, 2 नंबर यहाँ पे, 2 नंबर यहाँ, 2 नंबर ये, तो टोटली ये 6 नंबर के हैं। और इसमें 3 प्रश्न हैं, क, ख और ग। तो ये अति लघु प्रश्न कहलाते हैं, जो 2-2 नंबर के हैं। तो इनमें ये जो 3 प्रश्न हैं इनको हम लोग हल करेंगे। उसके बाद ये देखिए प्रश्न नंबर 3 यहाँ पे दिख रहा होगा, ये 3, इस 3 में भी ये देखो क है और उसके बाद इधर ख है। तो इसमें 2-2 प्रश्न एक साथ में दिए गए हैं, ये 4-4 नंबर के हैं। तो आप अगर क का पहला भाग करेंगे तब भी 4 नंबर मिलेगा और दूसरा भाग करेंगे तब भी। ये अथवा किया है, तो अथवा है तो इसका मतलब 2 में से कोई एक प्रश्न आपको हल करना है। तो हम लोग एक प्रश्न देखेंगे। और उसी तरह से ये ख वाला भी है, ख में भी देखिए 2 प्रश्न दिख रहे हैं, एक तो उधर था और एक अथवा करके इधर और लिखा हुआ है। ये देखो, ये दूसरा प्रश्न ये, तो ये। और उसके बाद एक प्रश्न और है जो है चौथा प्रश्न, इसमें भी 2 प्रश्न दिए गए अथवा करके, ये देखिए। तो इनमें से हम लोग क्या करेंगे, एक एक प्रश्न को हल करेंगे। तो ये हम लोगों का इस पेपर का जो खंड क है वो समाप्त हो जाएगा। उसके बाद फिर ये पूरा जो है भौतिक विज्ञान का भाग है, तो इसको भौतिक विज्ञान को हम लोग देखेंगे। उसके बाद फिर अगले दिन हम लोग जो है इसमें जो रसायन विज्ञान का भाग है उसको भी हल करेंगे। तो आज हम लोग देख लेते हैं उसे प्रश्न नंबर 2 से। ये देखिए आपको हमने उसमें जगह नहीं था, तो इसलिए हमने क्या किया, एक अलग कॉपी में इन प्रश्नों को लिख लिया है। अब ये देखिए पेपर आपका कितने हुआ, 3 घंटे 15 मिनट का पेपर होता है। और इसमें 3 भाग होते हैं, 3 खंड होते हैं साइंस में, क, ख और ग। तो क में आपको भौतिक विज्ञान का प्रश्न दिया रहेगा, उसको हल करने रहेंगे। और ख में रसायन विज्ञान का, और ग में जो है जीव विज्ञान के प्रश्न दिए रहते हैं।
ये सारी चीज़ें हमने तो अभी बता ही दिया आपको। अब यहाँ से हमने जो है प्रश्न नंबर ये जो 2 है इसको हम लोग हल करना शुरू करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर ये सारी चीज़ें हमने लिख रखी है। यहाँ पर ये भी 2 नंबर का प्रश्न है। अब ये एक प्रश्न दिया गया है, आंकिक प्रश्न है, न्यूमेरिकल है, इसको हम लोग हल करेंगे और देखेंगे कि इसका उत्तर क्या आएगा। तो एक बार इस प्रश्न को हम लोग पढ़ लेते हैं, देखिए इसमें क्या क्या दिया गया है। तो इसमें से कह रहा है कि एक अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर ध्रुव से, तो एक अवतल दर्पण बोल रहा है तो हम लोग क्या करें, अवतल दर्पण को बना लेते हैं। तो हम लोग अवतल दर्पण बनाना जानते हैं। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, अवतल दर्पण बना लेंगे। ये अब इसका मुख्य अक्ष बोल रहा है तो हम लोग यहाँ पर मुख्य अक्ष खींच लेते हैं। ये मुख्य अक्ष हो गया। इसका ये क्या होगा, ध्रुव, और इधर की तरफ इसका वक्रता केंद्र, और इधर हमारा ये फोकस होता है। ये सारी चीज़ें आप लोग जानते हैं। अब इसमें करा कि अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब। तो इसका मतलब वस्तु जो है ध्रुव, ये ध्रुव है, ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो अब 30 सेंटीमीटर की दूरी पर हम लोग वस्तु को बना देते हैं। तो यहाँ पे मान लो हमने कहा कि ये वस्तु है। अब ये कह रहा है कि वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु पर ही बनता है। तो इसका मतलब क्या है कि आप लोग अगर प्रतिबिंब बनाना सीखे होंगे तो अगर वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब भी कहाँ बनता है, वक्रता केंद्र पर ही, नीचे की ओर। तो ये इसका मतलब वस्तु हमारी यहाँ पे रखी है। तो अगर इस वस्तु को हमने ए और बी कहा तो इसका प्रतिबिंब जो बनेगा वो बनेगा ए डैश और बी डैश, ये हमारा प्रतिबिंब बन जाएगा। तो जब भी वक्रता केंद्र पर वस्तु होती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, वक्रता केंद्र पर। इसका मतलब एक चीज़ हमको यहाँ से पता चल गया कि इसका वक्रता त्रिज्या कितनी है। तो जो दर्पण है उसका वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या जो होगा, जिसको हम लोग कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं, और वो भी अवतल के लिए कैसा होता है, ऋणात्मक। तो ये क्या हो जाएगा, -30 सेंटीमीटर। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, फोकस दूरी निकाल सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, फोकस दूरी। तो फोकस दूरी f किसके बराबर होता है, तो वो r/2 होता है। वक्रता त्रिज्या क्या थी, तो यहाँ से हो जाएगा -3/2। तो ये कितना आ जाएगा, -15 सेंटीमीटर। तो ये हमको मिल गया। अब फिर कह रहा कि वस्तु भी 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो वस्तु की दूरी कितनी हो जाएगी, तो वस्तु की दूरी भी u जो होगी वो कितनी हो जाएगी, -30 सेंटीमीटर। ओके, तो इसमें देखिए करा कि प्रतिबिंब वहीं पर बनता है। तो करा दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, तो ये देखिए दर्पण की फोकस दूरी हमने क्या कर लिया, निकाल लिया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो हम लोग जानते हैं कि जो दर्पण की फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो हमको यही लॉजिक इसमें लगाना था कि अगर वस्तु वक्रता केंद्र पे बनेगा और रखी जाएगी तो उसका प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र के नीचे। तो उससे क्या होगा, हमको वस्तु की दूरी से ही इसकी वक्रता त्रिज्या पता चल गई, और वक्रता त्रिज्या की आधी जो होती है वो क्या होती है, फोकस दूरी हो जाती है। तो इससे हमको यहाँ पर ये पता चल गया कि इसकी फोकस दूरी कितनी है, -15 सेंटीमीटर। तो ये 2 नंबर आपको मिल जाएंगे आंसर करना। अब देखिए इसमें 2 प्रश्न और हैं तो उसको हम लोग देख लेते हैं। तो ये देखिए ये दूसरा प्रश्न और तीसरा प्रश्न आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। तो देखिए ये प्रश्न का ये क, ख और ग भाग है। तो इसमें करा कि 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो करा है कि एक अवतल दर्पण है जिसकी वक्रता त्रिज्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। इसमें फोकस दूरी से अवतल दर्पण दिया है तो अवतल दर्पण बना लीजिए। तो ये बताओ अवतल दर्पण हो गया, ठीक है। अब इसकी क्या दिया है, 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी। तो इसी के जैसा पिछला प्रश्न था उसी का जस्ट उल्टा ही यहाँ पे दिया गया। ये ध्रुव हो गया, इसकी फोकस कहाँ होगी, यहाँ पर, और इससे जस्ट डबल दूरी पे क्या होगा, इसका वक्रता केंद्र। तो ये सी हो गया। अब करा कि इसकी फोकस दूरी कितनी है, 40 सेंटीमीटर। तो एफ
कितना हो जाएगा, तो फोकस दूरी हो जाएगी माइनस, अवतल है तो इसलिए हो जाएगा -40 सेंटीमीटर। तो वक्रता त्रिज्या हम लोग जानते हैं ये क्या है, फोकस दूरी, तो हम लोग क्या निकालेंगे, वक्रता त्रिज्या बराबर, तो वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगी, फोकस दूरी की दोगुनी, तो ये हो जाएगा वक्रता त्रिज्या कैपिटल R बराबर 2 × F। तो देखिए ये 2 और ये F की वैल्यू कितनी है -40, तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा -80 सेंटीमीटर। तो ये हमारा क्या आ गया, वक्रता त्रिज्या पूछा गया, ये भी 2 नंबर का है, ये क्या हो गया आंसर हमारा। तो देखिए कितने इजी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं बोर्ड में। देखिए तीसरा प्रश्न आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, तीसरे प्रश्न को देखते हैं। इसमें कह रहा है कि वाहनों में उत्तल दर्पण वाहनों में, गाड़ियों में उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है, ये पूछ रहा है। तो देखिए उत्तल दर्पण का प्रयोग क्यों किया जाता है, उत्तल दर्पण क्या होता है, इस तरह का, ये जो दर्पण है इसको क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण में क्या होता है कि वस्तु अगर इतनी बड़ी है, वस्तु बहुत बड़ी होती है, तो उसका प्रतिबिंब, जब हम लोग प्रतिबिंब बनाएंगे इस तरह से, तो एक किरण जाएंगे इस तरह से और एक किरण को ऐसा ले जाएंगे जो इसके वक्रता केंद्र से जाएगा। तो ये दोनों किरणें जो है पीछे बढ़ाने पर यहाँ पे मिलेंगे। तो हम देख रहे हैं कि वस्तु हमारी इतनी बड़ी है, तो इसका प्रतिबिंब क्या हो रहा है, बहुत ही छोटा A' B' बन रहा है। ये आभासी सीधा और वस्तु से बहुत ही छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो इस कारण हम लोग इसमें इसका प्रयोग जो है वाहनों में करते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं इसका उत्तर, तो लिखेंगे उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु से छोटा, आभासी तथा सीधा बनता है, इसलिए इसका प्रयोग वाहनों में किया जाता है। तो ये हमारा हो जाएगा उत्तर, ठीक है, ये भी हमारा क्या हो गया आंसर। अब देखिए अगला प्रश्न हम लोग देते थे, ये दूसरा का हम लोग प्रश्न कंप्लीट हो गया। अब हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे, जो तीसरा प्रश्न है, थर्ड प्रश्न और फोर्थ। तो देखो इसमें भी एक न्यूमेरिकल है, जिसमें से ये कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला कोई अवतल लेंस, एक अवतल लेंस है। अवतल लेंस आप लोग जानते होंगे कैसा होता है, तो ये इस तरह का अवतल लेंस है, ठीक है। इसकी हमको फोकस दूरी दी गई है, फोकस दूरी मतलब F दिया गया है, तो यहाँ F। अब जानते हैं अवतल लेंस, जो उत्तल लेंस होता है, सॉरी अवतल लेंस बोला गया है। तो ये अवतल लेंस जो होगा वो इस तरह का होता है, इस तरह का ये अवतल लेंस है, ठीक है। अब ये अवतल लेंस की जो फोकस दूरी हमको दी गई, अवतल लेंस की हम लोग फोकस दूरी जानते हैं कि अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है। फोकस दूरी कितना दे दिया, -15 सेंटीमीटर, ये क्वेश्चन में दे दिया। करा कि फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस किसी वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनाता है। तो अब देखिए अवतल लेंस के द्वारा जो बना हुआ प्रतिबिंब होता है वो किधर बनेगा, तो जैसे मान लीजिए एक लेंस से, तो एक मान लीजिए वस्तु आपको यहाँ पर कहीं रखी हुई है, यहाँ पर हमने रख दिया A और B वस्तु। तो अब इसके द्वारा किरणें कैसे जाएंगी, तो यहाँ से एक किरण लेंगे तो ये किरण किस जाएगी इस तरह से, और एक किरण को और हम लोग प्रकाशिक केंद्र से ले जाएं
इस तरह से ये प्रकाशीय केंद्र होता है, तो ये इस तरह से चली जाएगी। ठीक है, तो अब देखिए ये किरणें आगे नहीं मिल रही, तो इसका मतलब प्रतिबिंब किधर मिलेगा, बनेगा पीछे। इसको हम लोग जब पीछे बढ़ाएंगे तो ये किरणें यहाँ पर काटती हुई प्रतीत होंगी, इसका मतलब यहाँ पर इसका क्या होगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो ये क्या होगा, ये होगा A डैश B डैश। तो यहाँ पर तो ये कह रहा है कि ये वाली जो दूरी है, जो इसके प्रकाशिक केंद्र से ये दूरी है, ये 10 सेंटीमीटर दिया है, ये 10 सेंटीमीटर बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको प्रतिबिंब की दूरी दे दिया V इक्वल टू, तो ये भी दिया है कि ना -10 सेंटीमीटर। ओके, तो कह रहा है कि प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। तो कह रहा है वस्तु लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है, तो हमको वस्तु की दूरी निकालनी है। क्या निकालनी है, वस्तु की दूरी। U तुमसे जो है पूछा गया है, तो आपको इसमें U जो है उसको निकालना है। U की वैल्यू मतलब ये वस्तु A भी कहाँ कितनी दूरी पर है, ये U ये पूछा है, ये हमको पूछा गया, ये हमको निकालना। ठीक है, तो हम लोग लेंस फार्मूला इसमें लगा लेंगे, लेंस सूत्र आप लोग जानते होंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे लेंस सूत्र, लेंस सूत्र से। तो देखिए लेंस सूत्र क्या होता है, तो लेंस सूत्र होता है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। तो इसमें हम लोग जो वैल्यू हमको पता है उनको रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 1/v की वैल्यू है -10, तो ये हो गया -10 माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। f की वैल्यू है कितनी, 1/-15। हमको u निकालना है, तो u ऋणात्मक है, इसको इधर हम लोग जो है पक्षांतर करके हल कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा -1/10 और ये 15 इधर आ जाएगा, तो ये माइनस होकर के माइनस इधर आकर के प्लस हो जाएगा, तो 1/15 और ये u दाहिने तरफ चला जाएगा, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, तो ये 1/u हो जाएगा। अब इसको हम लोग और हल कर लेते हैं। तो देखिए इन दोनों का हम लोग लस लेंगे, तो ये हम लोगों का लस हो जाएगा 30, ये 1/u हो जाएगा। तो इनको इसमें भाग देंगे तो आएगा 3, इसमें मल्टीप्लाएंगे तो ये -3 हो जाएगा, प्लस इससे भाग देंगे तो कितना आएगा 2। तो इसको अब देखिए ये माइनस से प्लस ऐड हो जाएगा तो कितना आ जाएगा -1/30 और ये कितना हो जाएगा 1/u। तो अगर इसको हम लोग हल करें तो u की वैल्यू कितनी आ जाएगी -30, तो u हमारा आ जाएगा -30 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो गया, वस्तु की दूरी, ये क्या आ जाएगा आंसर। तो यहाँ लिख लेंगे अतः वस्तु की दूरी u बराबर -30 सेंटीमीटर, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न, यहाँ पर ये अगला प्रश्न है जो यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये इसका जो है तीसरे का ख वाला जो भाग है उसमें दिया गया है। इसमें कह रहा है कि 3 प्रतिरोध हैं, 2 ओम, 3 ओम और 5 ओम के। कह रहा है कि इन प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो हम लोग 3 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। तो ये एक प्रतिरोध है और ये दूसरा प्रतिरोध है और ये तीसरा प्रतिरोध है। इन तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। अब करें इनके श्रेणी क्रम में यदि संयोजन के दोनों सिरों पर 30 वोल्ट का एक विभवांतर लगा दिया है, तो यहाँ पर एक 30 वोल्ट की क्या हो गई है, बैटरी लगा दी गई है। तो यहाँ पर ये बैटरी, ये पहला प्रतिरोध है R1 2 ओम का, ये दूसरा प्रतिरोध है R2 वो भी
3 ओम का, और ये तीसरा प्रतिरोध है R3 और वो भी कितने 5 ओम का। ये हमको विभवांतर दिया गया है कितना 30 वोल्ट का विभवांतर लग रहा है। ठीक है, तो कराएंगे की जरूरत तो करा प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो अब पूछ रहा है कि इसके सिरों के बीच विभवांतर, इसके सिरों के बीच विभवांतर और इसके सिरों के बीच विभवांतर पूछा गया। तो ये मान लीजिए कि इसके सिरों के बीच विभवांतर क्या है V1, इसके सिरों के बीच विभवांतर दूसरे वाले के क्या होगा V2, और इसके सिरों के बीच विभवांतर क्या होगा V3। तो हम लोग जानते हैं कि श्रेणी क्रम में जब भी प्रतिरोध जुड़े होते हैं तो विभवांतर क्या होता है विभाजित हो जाता है, लेकिन इनमें धारा क्या होती है सभी प्रतिरोधों में समान बहती है। तो मान लो कि इस परिपथ में धारा जो थी वो आई जा रही है, यहाँ पर आई जा रही है, ये सभी में आई धारा आ जाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे पहले इन प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे और फिर हम लोग क्या करेंगे पूरे परिपथ में धारा ज्ञात कर लेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे पहले निकालेंगे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध। तो यहाँ लिखेंगे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध। तो परिपथ का तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, तो हम लोग जानते हैं R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। जब श्रेणी क्रम में होते हैं तो तीनों प्रतिरोधों को इस तरह से जोड़ दिया जाता है। तो इनको जोड़ेंगे तो हमको R इक्विवेलेंट मिल जाएगा 2 ओम प्लस 3 ओम प्लस 5 ओम इक्वल टू टोटल होगा 10 ओम। तो हमारा तुल्य प्रतिरोध पूरे परिपथ का कितना आ गया 10 ओम। तो हम लोग क्या करेंगे अब परिपथ में पूरे परिपथ में धारा निकालें। तो ओम का नियम लगा लें। तो यहाँ लिखेंगे ओम नियम से हम लोग क्या जानते हैं कि धारा I किसके बराबर होती है, तो ये V/R इक्विवेलेंट परिपथ के तुल्य प्रतिरोध के बराबर होती है। तो यहाँ पे हमने देखिए I निकाल लेनी है। तो I कितना हो जाएगा, तो I हो जाएगा V कितना दिया गया हमको 30 है, तो ये 30/R इक्विवेलेंट हमने कितना निकाला 10। तो ये भाग देने पे कितना आ जाएगा, तो 30/10 करेंगे तो ये 3 एम्पियर की धारा आ जाएगी। तो अब हम लोग तीनों प्रतिरोधों में क्या निकाल सकते हैं विभव निकाल सकते हैं। तो हम लोग पहले प्रतिरोध में विभव निकाल रहे हैं, दूसरे में और तीसरे में। तो हम लोग लिखेंगे पहले प्रतिरोध या 2 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर तो क्या होगा V1 वो किसके बराबर होगा I इंटू R1 के बराबर। तो I हमने निकाला है 3 और R1 की वैल्यू कितनी है वो है 2। तो ये आएगा कितना है 6 वोल्ट। तो ये हमारा आंसर आ गया कितना 6 वोल्ट। तो ये देखिए V1 इक्वल टू I1 इंटू R1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 ओम 3 एम्पियर हमने धारा निकाला था और प्रतिरोध कितना है पहले का 2, तो उसमें हमने गुणा कर दिया तो ये 6 वोल्ट आ गया। अब क्या ये 3 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर V2 कितना हो जाएगा I इंटू R2। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा I फिर से 3 और R2 कितना है 3, तो ये कितना आ जाएगा 9 वोल्ट। ठीक है, तो ये हमारा कितना आ गया 9 वोल्ट। अब क्या करेंगे 5 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर। तो ये देखिए V3 हो जाएगा और ये V3 किसके बराबर हो जाएगा, तो ये I इंटू R3 के बराबर। तो I की वैल्यू कितनी है 3 और R3 कितना है 5, तो इसमें हमने गुणा कर दिया तो ये कितना आ गया 15 वोल्ट। तो हमने निकाल लिया कि पहले जो है प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर 6 वोल्ट, दूसरे के 9 वोल्ट और तीसरे का 15 वोल्ट, और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो हमने ये तीसरे का भी क और ख देख लिया। ये दीर्घोत्तरीय प्रश्न है और ये 4-4 नंबर के प्रश्न थे। अब हम लोगों को एक अंतिम प्रश्न करना है जो 7 नंबर का दिया गया है, हमने दिखाया भी था। ये 7 नंबर का प्रश्न है और इसमें ये कह रहा है कि देखिए चौथा प्रश्न भी है। चौथा प्रश्न यहाँ पे दिख रहा होगा,
ये चौथा प्रश्न है। और इसमें कह रहा कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं, इसका उत्तर लिखना है। और दूसरा फिर कह रहा है एक लंबे सीधे धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किन किन बातों पर निर्भर करती है। और फिर कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लिए नियम लिखिए कि हम लोग दिशा कैसे ज्ञात करेंगे। तो हम लोग पहले देख लें कि चुंबकीय प्रभाव क्या होता है। तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का मतलब ये है कि जब भी किसी चालक में, जैसे ये एक सीधा तार है, अगर इसमें हम लोग धारा प्रवाहित करते हैं तो हम क्या देखेंगे कि इसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। तो इसका मतलब है कि अगर वहाँ पर हम कोई भी चुंबक दूसरा रखते हैं तो वो ये तार उस चुंबक को अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इसका मतलब हम लोग क्या लिखेंगे उत्तर में, तो लिखेंगे कि जब भी किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों तरफ एक क्षेत्र बन जाता है जिसे हम लोग बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र, और इस प्रभाव को बोला जाता है चुंबकीय प्रभाव। ये हमारा उत्तर हो गया। और फिर देखिए अगला, इसमें जो ये बोला कि एक लंबे सीधे धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किन किन बातों पर निर्भर करती है। तो देखिए इसके लिए जो फार्मूला आता है कि इसके जो चारों तरफ जो चुंबकीय क्षेत्र बनने वाला है वो किन किन बातों पर निर्भर करेगा। तो ये मान लो कि यहाँ पे एक बिंदु P है जो इस चालक से स्मॉल r दूरी पर है, और यहाँ पर एक हमने छोटा सा अवयव ले लिया है इस चालक का, ये छोटा सा अवयव जिसको हमने बोला कि dl है, और ये अवयव और ये बिंदु P को मिलाने वाली अगर ये रेखा जो है, अगर ये थीटा कोण चालक से बना रही है तो इसके द्वारा इस बिंदु पर उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसकी वैल्यू होती है B = μ0/4πI/dl sin θ/r²। इसका मतलब क्या हुआ कि जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है जिसको हम लोग B से बोलते हैं, ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किन किन बातों पर निर्भर करती है कि चालक में धारा कितनी बह रही है। अगर हमने कहा कि चालक में धारा I बह रही है तो अगर हम लोग चालक की धारा को बदल देंगे तो हम लोग का चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, बदल जाएगा। मतलब अगर धारा बढ़ेगी तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। अब देखिए dl का मतलब हो गया ये चालक की लंबाई, हमने चालक का एक छोटा सा अवयव लिया है। अगर ये चालक की लंबाई को बढ़ाते जाएंगे तो हम देखेंगे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, बढ़ जाएगी। और ये थीटा का मतलब है कि ये कोण, ये बिंदु कहाँ है, ये इसके पोजीशन पर भी इसकी तीव्रता क्या होती है, निर्भर करती है। तो जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा वैसे वैसे बी भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और चौथी चीज़ है कि ये बिंदु चालक से जितना दूर होगा तीव्रता उतनी ही क्या होगी, कम होगी। तो हम लोग देखते हैं कि बिंदु और चालक के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, धारा के अनुक्रमानुपाती, चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती, और चालक की लंबाई और उस बिंदु को मिलाने वाली बिंदु के बीच के कोण के अनुक्रमानुपाती। तो ये चार चीज़ों पर निर्भर करती है, किस पे, धारा I पर और चालक की लंबाई L पर और चालक व बिंदु के बीच की दूरी r पर और चालक तथा बिंदु को मिलाने वाले रेखा के बीच बने कोण थीटा पर। तो ये क्या हो गया, चार चीज़ों पर निर्भर करता है। पहला धारा पे, दूसरा चालक की लंबाई पर, और तीसरा चालक व बिंदु के बीच की दूरी पर, और चौथा चालक व बिंदु को मिलाने वाली रेखा के बीच में बना हुआ कोण थीटा पर। तो ये चार चीज़ों पर निर्भर करता है। अब देखिए इसमें अगला चीज़ पूछा कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र
बन रहा है इसकी दिशा हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। ये चुंबकीय क्षेत्र जो भी बना है तो इसकी दिशा के लिए हम लोग जानते हैं कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम प्रयोग किया जाता है। तो इसके लिए या फिर हम लोग बोलते हैं स्क्रू का नियम, मैक्सवेल के स्क्रू का नियम। तो हम लोग इसको दो नियम से पता कर सकते हैं, एक तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम और दूसरा स्क्रू नियम। तो इस तरह से हम लोग इस प्रश्न का भी उत्तर लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू। और फिर हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में जिसमें हम लोग जो है रसायन विज्ञान का भाग करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो इसको सब्सक्राइब करिए। फिर हम लोग मिलते हैं।